हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेक डिसेबिलिटी बैरियर्स। दिस इज लक्षिका हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर 9 के बारे में, जो कि है सेकेंड ईयर सिलेबस आईडीडी का। पेपर 9 है थेरेपेटिक्स। इससे पहले हमने पेपर 8, पेपर 7 एंड पेपर 12 की भी वीडियोस को यूनिट 1 को कवर कर लिया है। एंड अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उन्हें वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1.1 के बारे में पेपर 9 की, और इसी तरीके से हम आगे सभी यूनिट्स को कवर अप करेंगे। यूनिट 1 इज कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लिनिकल थेरेपीज। 1.1 is definition, need and importance of therapies for children with developmental disabilities। इस यूनिट में हमें पढ़ना है कि जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उन्हें जो थेरेपीज प्रोवाइड कराई जाती है उनकी क्या नीड होती है और क्या इंपॉर्टेंस होती है। थेरेपी, ट्रीटमेंट टू हेल्प और क्योर अ मेंटल एंड फिजिकल इलनेस, यूजुअली विदाउट ड्रग्स और मेडिकल ऑपरेशंस। थेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि मेंटल और फिजिकल इलनेस को ठीक करने में हेल्प करता है विदाउट ड्रग्स और मेडिकल ऑपरेशंस। सिर्फ थेरेपीज के थ्रू ही उस इलनेस को क्योर कर लिया जाता है। किन लोगों को नीड होती है थेरेपी की? जिन लोगों को फिजिकली इम्पेयरमेंट हो, एडीएचडी हो, एएसडी हो, या फिर उन्हें कोई इंजरी हो गई हो, सिर पर, हाथ पर, पैर पर चोट लग गई हो, उसके कारण जो उनके जो बिहेवियर्स होते हैं और जो डिसेबिलिटी हो जाती है उन्हें, उस डिसेबिलिटी को, उस बिहेवियर को ठीक करने में थेरेपी हेल्प करती है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज कौन सी होती है? जो कि एक उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है, जैसे कि एडीएचडी है, एएसडी है, आईडी है। और इन डिसेबिलिटीज के होने की वजह से फिर डेवलपमेंट भी बच्चों का डिले होता है। और किस किस एरिया पर वो अफेक्ट करता है? जैसे कि फिजिकल एरिया, कॉग्निटिव एरिया, इमोशनल एरिया, सोशल एरिया। सो इन सबको वो अफेक्ट करता है और बच्चे का पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो यहाँ पर फिर थेरेपीज की नीड होती है। उन्हें थेरेपीज देकर उनकी जो मेंटल इलनेस है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसे क्योर करने की कोशिश की जाती है। ये डिसेबिलिटीज एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों के कारण हो सकती है। नेक्स्ट इज थेरेपीज। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑर्थोमोलिक्यूलर थेरेपी, टॉक थेरेपी। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी। Occupational therapy is branch of healthcare that helps people of all ages who have physical, sensory और cognitive problems। Occupational therapy एक healthcare branch है जो कि हर एक एज ग्रुप के पीपल को थेरेपी प्रोवाइड करती है जिन्हें भी फिजिकल, सेंसरी और कॉग्निटिव प्रॉब्लम होती है। ये उन लोगों को हेल्प करती है ताकि वो लोग हर एक एरिया में, जिस भी एरिया में उन्हें अफेक्ट है, डिसेबिलिटी है, उस एरिया में वो लोग इंडिपेंडेंट हो सके, अपनी स्किल्स को रीगेन कर सके। बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक रेमेडियल प्रोसेस है जो कि बच्चों को एरियल एक्टिविटीज करने में हेल्प करती है, और इसका एम होता है कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सेंसरी इश्यूज को सुधारे और बच्चों को इंडिपेंडेंट लाइफ जीने में वो एबल बना सके। नीड एंड इम्पॉर्टेंस। ऑक्यूपेशनल थेरेपी की क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है? मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज सिखाना जो कि लाइफ के लिए यूजफुल हो, मीनिंगफुल हो, उन एक्टिविटीज का कोई पर्पस हो। जैसे कि एडियल एक्टिविटीज जो कि बेसिक नीड्स होती है, एक पर्सन की बेसिक एक्टिविटीज होती है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू हम एडियल एक्टिविटीज सीखते हैं। सेल्फ केयर, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है सेल्फ केयर एक्टिविटी सिखाने में भी हेल्पफुल है, जैसे कि ड्रेसिंग करना, ग्रूमिंग करना, बाथिंग हो गया, फीडिंग, पर्सनल हाइजीन, इन चीज़ों को मेंटेन करने में, सिखाने में भी हेल्पफुल है। एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ इन स्कूल्स। स्कूल्स के अंदर ऐसे एक्टिविटीज़ सिखाना जो कि किसी पर्सन को उसके एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करे। स्कूल में ही ऐसे स्किल्स उसके अंदर डेवलप कर देना जो कि उसे 18+ होने के बाद उसके वोकेशनल में, उसके लिवलीहुड में वो हेल्पफुल रहे। जैसे कि फोटोकॉपी स्कूल्स के अंदर सिखा दी और फिर वो 18+ होने के बाद वो अपने लिवलीहुड के लिए उसे यूज कर सकते हैं। लेजर एक्टिविटीज एंड रिक्रिएशनल। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है लेजर एक्टिविटीज सिखाने में और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज सिखाने में भी हेल्पफुल है, जो कि एक पर्सन अपने खाली टाइम में कर सके, उस टाइम को यूटिलाइज कर सके और न्यू स्किल्स को डेवलप कर सके, जैसे कि ड्राइंग करा देना, डांस करा देना, म्यूजिक सिखा देना। डोमेस्टिक एक्टिविटीज। ऑक्यूपेशनल थेरेपी लोगों को डोमेस्टिक एक्टिविटीज सीखने में भी हेल्प करती है, जैसे कि क्लीनिंग करना, वॉशिंग करना, कुकिंग करना। ऑक्यूपेशनल थेरेपी सिखाने की नीड और इम्पॉर्टेंस यही है कि उन लोगों को, जो लोग डिसेबल हैं, जो लोग अपनी एडियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते इंडिपेंडेंटली, उन्हें इंडिपेंडेंट करा जाए, उन्हें एडियल एक्टिविटीज़ सिखाई जाए, जो बेसिक स्किल्स हैं उनके अंदर वो डेवलप करी जाएं, जिससे कि उनकी जो लाइफ है वो मीनिंगफुल हो सके। सेकेंड इज स्पीच थेरेपी।
Speech therapy can help people who have difficulty in speaking to communicate better and to break down the barriers that result from speech impairment. स्पीच थेरेपी उनको हेल्प करती है, उनको दी जाती है जिनको बोलने में दिक्कत हो, कम्युनिकेशन ना कर पा रहे हो जो लोग, उनका कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए और जो बैरियर्स जो कि स्पीच इम्पेयरमेंट की वजह से आ रहे हैं उन्हें रोकने के लिए इसका यूज करा जाता है ताकि वो लोग अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाए। नीड एंड इम्पोर्टेंस, इसकी क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है? इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स। स्पीच थेरेपी देने से पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है वो इम्प्रूव होती है और वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, इंटरेक्शन बिल्डअप कर पाते हैं। इम्प्रूव्स रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स। स्पीच थेरेपी देने से रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव होती है। रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होती है? जिनसे हम किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, जैसे कि लिसनिंग और रीडिंग। और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स कौन सी होती है? जिनसे हम अपनी थॉट प्रोसेस को, अपने कम्युनिकेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि स्पीकिंग और राइटिंग। इम्प्रूव्स स्पीच आर्टिकुलेशन। स्पीच थेरेपी से स्पीच आर्टिकुलेशन भी इम्प्रूव होता है। जो वर्ड्स है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वर्ड्स की जो फोनिक साउंड्स है वो सब सही तरीके से बाहर आती है निकल के। इम्प्रूव्स वोकैबुलरी। स्पीच थेरेपी से वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि जो वर्ड्स उन्हें नहीं आते या फिर जो प्रोनाउंसिएशन उन्हें नहीं आती वो स्पीच थेरेपी के अंदर सिखाई जाती है उन्हें, जिससे कि उनकी वोकैबुलरी एनहांस होती है। थर्ड इज फिजियोथेरेपी। Therapy that is used to preserve, enhance, or restore movements and physical function impaired by disease, injury that utilizes therapeutic exercises, physical modalities, or assistive devices. फिजियोथेरेपी को फिजिकल थेरेपी भी बोला जाता है और ये फिजिकल थेरेपी बॉडी के मूवमेंट्स को रिस्टोर करने में हेल्प करती है। जो अफेक्ट्स होते हैं उन्हें प्रिजर्व करती है और जो स्किल्स सिखाई जा रही है उन्हें एनहेंस करती है। उन फिजिकल फंक्शंस को एनहांस करती हैं जो कि किसी भी डिजीज या फिर इंजरी के कारण इम्पेयर्ड हो गई हो, जो स्किल्स किसी पर्सन ने खो दी हो, उन्हें रीस्टोर करने में हेल्प करती है। और इसके अंदर फिजिकल मोडालिटीज, असिस्टेड डिवाइसेस और थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस आती हैं और इन्हीं चीज़ों को यूज करके फिजिकल थेरेपी दी जाती है ताकि बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं उन्हें रीगेन करा जाए। नीड एंड इम्पॉर्टेंस, क्या नीड और इम्पॉर्टेंस है फिजियोथेरेपी की? एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय मैक्सिमाइज मोबिलिटी एंड सेल्फ लोकोमोशन। फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी देने से एक पर्सन की जो मोबिलिटी होती है बॉडी की वो मैक्सिमाइज हो जाती है, जिसके कारण वो अपनी एडियल एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर पाते हैं और इसी वजह से उनकी जो लाइफ है क्वालिटी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उनकी जो बॉडी पोस्चर है वो ठीक होने लगता है और जो लोकोमोशन है, जो एक गति होती है एक बॉडी की मूवमेंट्स करने की, वो भी उसमें भी उनका कंट्रोल आ जाता है। प्रोवाइड अडेप्टिव सॉल्यूशंस टू मोबिलिटी सॉल्यूशंस। फिजियोथेरेपी के अंदर अलग अलग अडेप्टिव सॉल्यूशंस दिए जाते हैं मोबिलिटी के लिए। अलग अलग थेरेपीज कराई जाती हैं, अलग अलग असिस्टिव डिवाइसेस यूज करे जाते हैं। जिन लोगों को जिस तरीके की नीड होती है उसे वैसे ही डिवाइसेस या फिर थेरेपीज प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि ट्रेप बायलेटरल थेरेपी है, ऑब्लिक स्ट्रेच है, हैमस्ट्रिंग है और बैक ब्रीजिंग है। तो इस तरीके की थेरेपीज फिजियोथेरेपी में दी जाती है। इंक्रीज सेंसरी इंटीग्रेशन। फिजियोथेरेपी के थ्रू जो लोग सेंसरी इश्यूज फेस कर रहे थे उन्हें ठीक करा जाता है और जो उनकी सेंसरी इंटीग्रेशन एबिलिटी है उसे इंक्रीज करा जाता है। बेसिकली जो अपनी बॉडी पर किसी भी डिसेबिलिटी के कारण सेंसेस फील नहीं कर पा रहे थे, सेंसेशन फील नहीं हो रही थी, वो अब उन्हें होने लगती है। इंडिपेंडेंस इन एडियल। एडियल एक्टिविटीज के अंदर वो लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अपनी एक्टिविटीज खुद से करने लग जाते हैं। Fourth is orthomolecular therapy. Orthomolecular therapy involves all altering the intake of nutrition such as vitamins, minerals, trace elements, amino acids, fatty acids, and other naturally occurring metabolically active substances to find the most effective doses. ऑर्थोमोलिकुलर थेरेपी उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनकी बैलेंस डाइट ठीक से नहीं होती, यानी कि इम्बैलेंस होती है। इसके अंदर वो न्यूट्रिशन जो कि हमारी बॉडी इनटेक करती है उनके अंदर फेरबदल करे जाते हैं, चेंजेस करे जाते हैं, जैसे कि विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और अदर नेचुरली सब्सटेंसेस। ये जो न्यूट्रिशंस हैं ये सभी उस पेशेंट्स को प्रोवाइड कराए जाते हैं हाई डोज के अंदर, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी होती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए ऑर्थोमोलिकुलर थेरेपी दी जाती है। इस थेरेपी का क्या रोल है कि जो कमी है बॉडी के अंदर उसे रीस्टोर करा जाए और अच्छा बेनिफिशियल एनवायरनमेंट बॉडी को प्रोवाइड कराया जाए जो कि बॉडी को चाहिए होता है।
बैलेंस डाइट पर ध्यान दिया जाने लगेगा इससे। और कुछ बच्चे जो कि खाना नहीं खाते, तो उस मूड को ठीक करने के लिए भी ये यूजफुल है। इसके अंदर मॉलिक्यूलर जो इम्बैलेंस हो जाते हैं उन्हें बैलेंस करा जाता है। नीड एंड इम्पोर्टेंस। एड्रेसिंग कंडीशंस लाइक कैंसर, हार्ट डिजीज एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। ऑर्थोमोलिकुलर थेरेपी का क्या काम है कि जो भी न्यूट्रिशंस की कमी है हमारी बॉडी में, उसे आइडेंटिफाई करके वो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करना हमारी बॉडी को। जब हमारी बॉडी में कोई भी सब्सटेंस जो कि हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उससे हमें डिजीज़ हो सकती है। जैसे कि कैंसर है, स्मोकिंग से हो सकता है, हार्ट डिजीज़ है जो कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं हमें एंजाइटी डिप्रेशंस के कारण। तो जो इम्बैलेंस हो चुके हैं मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर, जो ज़्यादा हैं या कम हैं, उन्हें बैलेंस करने के लिए इसकी नीड है इस थेरेपी की। करेक्टिंग मॉलिक्यूलर इम्बैलेंसेस इन बॉडी। वही जो कि इम्बैलेंस हो चुका है हमारी बॉडी में जो भी सब्सटेंस, उसे बैलेंस करने में हेल्पफुल है और हमारी बॉडी को एक अच्छा एनवायरनमेंट देने में हेल्पफुल है। इम्प्रूव्स होलिस्टिक हेल्थ। जब हमारी बॉडी में सारे सब्सटेंस जितनी अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए उतना हमें मिलेगा, तो हमारी जो हेल्थ होगी ओवरऑल अच्छी होगी। तो इस थेरेपी से होलिस्टिक हेल्थ इम्प्रूव होती है। हर एक तरीके से जो पर्सन होगा वो फिट होगा, इमोशनली भी, सोशली भी, फिजिकली भी, कॉग्निटिव भी। पर्सनलाइज्ड अप्रोच। ये जो थेरेपी है इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करती है। हर एक पर्सन की जो बॉडी है वो डिफरेंट होती है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी डिफरेंट होती है। तो इस थेरेपी से उनकी जो डिफरेंट नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करा जाता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ये अप्रोच। फिफ्थ इज टॉक थेरेपी। Talk therapy refers to psychological therapy is useful for many psychological disorders like cognitive emotional disorders. टॉक थेरेपी एक साइकोथेरेपी है जो कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ठीक करने में या उन्हें बैलेंस करने में हेल्प करती है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, कॉग्निटिव, सिजोफ्रेनिया या फिर इमोशनल डिसऑर्डर्स, इनको बैलेंस करने में टॉक थेरेपी हेल्पफुल है। नीड एंड इम्पॉर्टेंस। स्ट्रेस मैनेजमेंट। जिन लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो इनमें उन्हें स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो टॉक थेरेपी करने से वो लोग अपने थॉट प्रोसेस को, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जिससे कि उनका जो स्ट्रेस है वो रिलीव होता है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने में भी टॉक थेरेपी हेल्पफुल है। प्रोवाइड्स अ सेफ स्पेस टू एक्सप्लोर इमोशंस। टॉक थेरेपी के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं वो अपने आप को सेफ फील करते हैं। एक ऐसा स्पेस उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है जहाँ पर वो खुल के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके। इम्प्रूव्स ओवरऑल वेलबींग। जब आप टॉक थेरेपी के अंदर अपने इमोशंस को रेगुलेट करोगे तो आप एंजाइटी फ्री हो जाओगे, आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। जब हमें टेंशन नहीं होती तो हम कितना पॉजिटिव फील करते हैं। तो इसी तरीके से टॉक थेरेपी जो है हमारी ओवरऑल वेलबींग को, हमारे एटीट्यूड को, हमारे एनवायरनमेंट को और हमारे अंदर जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको डेवलप करने में हेल्पफुल है। इम्प्रूव सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। टॉक थेरेपी जो है वो बेसिकली बेस्ड ही कम्युनिकेशन स्किल्स पर है। टॉक थेरेपी के अंदर सिर्फ आपको कम्युनिकेशन करना है, अपने एक्सप्रेस करना अपने थॉट्स को, और सोशली आपको इंटरेक्ट करना है। तो इससे आप जो है सोशल रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाओगे, अपना जो सोशल इंटरेक्शन है वो डेवलप कर पाओगे, सोशल डेवलपमेंट हो पाएगा आपका और आपके अंदर कम्युनिकेटिव स्किल्स डेवलप हो पाएंगी। डेवलप्स कॉपिंग स्किल्स। किस तरीके से आपको इमोशंस को कंट्रोल करना है, किस तरीके से रेगुलेट करना है, किस सिचुएशन पे क्या एक्शन लेना है, इन चीज़ों पे आप जो है कमांड कर पाओगे। तो ये आपको ऐसी स्किल्स सिखाती हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ में अपने बिहेवियर को मैनेज कर पाएं। सो ओवरऑल थेरेपी की क्या नीड और इम्पॉर्टेंस है? नीड यही है कि थेरेपी से इंडिपेंडेंसी प्रमोट होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस होती हैं, बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है और सोशल स्किल्स एनहांस होती हैं। और इम्पॉर्टेंस ये है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है पर्सन का, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, सेल्फ एस्टीम एनहांस होती है पर्सन की, फ्यूचर के लिए प्रिपरेशंस हो जाती हैं, एक्टिविटीज़ वो लोग सीख पाते हैं और सोसाइटी के साथ इंटीग्रेशन डेवलप हो जाता है।
सो इट इज़ डन फॉर टुडे गाइस। हमने पेपर 9 की यूनिट 1.1 को कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 1.2 को कवर करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस सेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल पे डिसेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग और आपके कोर्स के रिगार्डिंग अदर वीडियोस भी अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। Do like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you. Bye bye.